गया। हाँ ध्यान दो बच्चों, एक पादप जो होता है जब इसने अपना कदम स्थलीय आवास पर बढ़ाया, चाहे वो पुष्पी पादपों की जहाँ चर्चा करेंगे हम, क्योंकि अध्याय में पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन है, तो बच्चों स्थलीय आवास पर कदम बढ़ाने पर जल का अभाव हो गया था। जल का क्या हुआ था बच्चों? और जैसे ही जल का अभाव हुआ, ध्यान दो, जैसे ही जल का क्या हुआ तो इसको एक समस्या हो गई गैमीटो ट्रांसफर की। अतः छात्रों पादपों ने क्या किया? बीजाणुक अर्धसूत्री कोश का विभाजन किया और जननांग को धारण कर लिया, यानी पुष्प को धारण कर लिया। अतः बच्चों जो पुंमंग होता है उसकी इकाई को क्या कहते हैं हम? पुंकेसर। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? एक भाग कौन होता है? बिल्कुल बोलते चले जाओ बेटा। और दूसरा भाग क्या होता है? पराग कोश होता है। एक पराग कोश की कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं। और प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? अतः 4 कोष्ठ हो गए टोटल। हाँ 2-2 होकर के 4, कोई बात नहीं, सभी बच्चे सही हैं। आगे देखो बेटा, इसके बाद जो कोष्ठ है वो लघुबीजाणु धानी है। अब देखो बच्चों, ये एक अपरिपक्व कौन है? पराग कोश है। अभी कैसा पराग कोश है बेटा? शब्द लिखा है संडे अपरिपक्व। जरा इसकी जानकारी लेके देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम इसकी टीएस काटें, क्या काटे गुड़िया? अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करें तो गुड़िया हमें इसमें 4 भित्ति परत नजर पड़ती हैं। कितनी भित्ति परत नजर पड़ेंगी? ये क्वेश्चन अच्छा ध्यान रखना आप। अतः सबसे पहले हमें कौन सी परत दिखाई देगी? बाह्य परत। ये बाह्य परत कितने सेल की होती है? 1 सेल होती है। कार्य क्या है? संरक्षण का। शाबाश बेटा। इसके बाद इसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं, पहला स्तर हो गया। इसके बाद स्तर नंबर कौन सा होगा गुड्डू? अंत स्तर। कौन सा होगा? नाम कुछ अजीबो गरीबो लग रहा है। नाम कैसा लग रहा है हमें? अजीबो गरीबो लग रहा है। कौन सा? कि आखिर सर दूसरे वाले को अंत स्तरी क्यों पुकारा जाता है? अतः बच्चों ये भी 1 सेल परत होती है, लेकिन इसमें एक अनुकूलन होता है कि ये पराग कोश का क्या कराएगा? स्फुटन। अतः इन सेल्स के ऊपर गुड़िया क्या पाई जाएंगी? अल्फा सेलुलोज की क्या पाई जाएंगी? पट्टिका पाई जाएंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन, इसके बाद कुछ सेल में ऐसी भी बना रहा हूं बच्चों जिनके ऊपर अल्फा सेलुलोज की पट्टिका नहीं है, उन्हें आप क्या कहोगे? ओस्टोमियम सेल या ओस्ट सेल कहेंगे। इस स्थान से क्या होगा गुड़िया? इसी स्थान से पराग कोश का स्फुटन होगा। अतः ध्यान रखे छात्र, एक शब्द आया अपरिपक्व। अभी ये हरा है, जब ये परिपक्व होगा तो वो वक्त कौन सा है? अतः जब इसमें लघु बीजाणु परागकण बन जाएगा तो ये परिपक्व हो जाएगा और ये सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? और जैसे ही सूखेगा तो अल्फा सेलुलोज की पट्टिकाओं में क्या होगा? खिंचाव। क्या होगा? कोई परेशानी? आगे देखो बेटा, इसके बाद कौन सी स्तर आएगा? तीसरा। और तीसरा स्तर जो होता है वो 1 से 3 सेल स्तर माना जाता है। 1 से लेकर के कितने सेल का स्तर माना जाता है? 3 सेल का। और इस स्तर का नाम क्या है गुड़िया? टेपिटम स्तर होता है। ये प्रमुख स्तर होता है बच्चों। ये चौथे नंबर वाला जो होता है ना टेपिटम, ये कैसा स्तर होता है? प्रमुख होता है। तो पहले तीसरे की जिक्र कर लेते हैं। तीसरे वाला कौन सा है? मध्य स्तर होता है। अतः गुड़िया ये भी किस में काम आ जाता है? ध्यान दीजिए, मैं दिखा दूंगा तुम्हारे काज में। लेकिन जो टेपिटम स्तर होता है, ध्यान दे, जो टेपिटम स्तर होता है इसका जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनका जीव द्रव्य कैसा होगा? सघन जीव द्रव्य होगा। कैसा होगा? लेकिन प्रत्येक कोशिका में केंद्रक कितने होंगे?
बहुकेंद्र की स्थिति होती है। और बहुकेंद्र की स्थिति को क्या कहते हैं हम? संकोचिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बाद बच्चों इसमें आपको लिपिड की छोटी छोटी गोलकाएं पाई जाएंगी, मतलब बूंद लिपिड की छोटी छोटी क्या पाई जाएंगी, उनको क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काय। प्रोयूबिस्काय स्पोरोपोलिन के साथ जब मिल जाता है तो क्या बनाता है? यूबिस्काय, और उससे परागकण का बाह्य स्तर का निर्माण होता है। इसके बाद आवृत बीजियों में ये जो टेपिटम है, चौथी परत गुड़िया, कौन सी परत? जो टेपिटम परत है ये स्त्रावी होती है। क्या होती है गुड़िया? स्त्राव निकालती रहती है। क्या निकालती रहती है? ये परत स्त्राव निकालती रहेगी। 1 मिनट। अभी गुड़िया ये कैसा है? अपरिपक्व है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर वो ऊतक है जिससे आपका वो उद्देश्य पूर्ण होगा जो बीजाणविक अर्धसूत्री की ओर इशारा करता है। किसकी ओर? अतः बच्चों शुरू में इसमें कौन सा ऊतक होगा? अतः प्राथमिक, कौन सा बेटा? प्राइमरी बीजाणु जन सेल कह लो या ऊतक कह लो। क्या कह लो? प्राइमरी स्पोरोफाइट सेल होंगी। प्राइमरी स्पोरोफाइट सेल्स का क्या होगा? सम होगा, जिसकी सूत्र गुणता क्या होगी गुड़िया? जिसकी सूत्र गुणता क्या होगी? ये दोगुणित होगी, 2n होगी। अतः प्रत्येक सेल, प्रत्येक टिश्यू सेल में क्या लिख दूं मैं? 2n 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 और 2n। अब बच्चों आपका अगला पॉइंट शुरू होगा। आपका कौन सा पॉइंट शुरू होगा? क्योंकि पादपों में बीजाणविक अर्धसूत्री कोश का विभाजन पाया जाता है, जिससे पादप बीजाणु बनाते हैं। और बीजाणु वो अनुकूली रचना है जो लैंगिक जन की पहले शर्त नंबर 1 और 2 को फॉलो करा देगी। शर्त नंबर 1 को भी और 2 को, युग्मकों का निर्माण भी करेगी और उनका क्या कर देगी? ट्रांसफर भी करा देगी। देखते हैं बच्चों चर्चा में क्या आता है। अतः बच्चों अभी ये परिपक्व है, अब ध्यान देना है आपको। अब ये इसको क्या देंगी? पोषण। स्त्राव में, स्त्रावहीन क्या होता है बच्चों? पोषण होता है। कौन से ऊतक को? लघु बीजाणुजन ऊतक को। अब आपका कौन सा पॉइंट पढ़ रहा है? लघु बीजाणु जनन। कौन सा पॉइंट पढ़ रहा है? लघु बीजाणु जनन पढ़ रहा है। अब अध्यापक यहाँ पहुँच गया। आज से पढ़ाना यहीं से था, आगे देखो बेटा। अब तक जो पढ़ाया है वो बैक था। आप अगर सीख गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो बच्चों, इसे मैं बाहर निकाल लूँ जब आपकी समझ में अच्छा आएगा। अतः बच्चों ये ऊतक बाहर निकाल दिया सन ने। अभी इसकी संख्या कैसी है? कम। सूत्र गुणता क्या है? 2n 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 और 2n और 2n। इसको नाम क्या दे रहे हैं सर? प्राइमरी स्पोरोफाइट सेल्स का समूह है, यानी प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक कह लो, टिश्यू कह लो वैसे, लेकिन किताब में यही नाम है, सी लगाया है सेल्स के लिए। लो ऐसा और कर देता हूं मैं। आगे देखो बेटा बच्चों, इस ऊतक को पहले समसूत्री विभाजन की क्या आवश्यकता है? कौन बच्चा बताएगा? गुड़िया, परागण की क्रिया में यह सुनिश्चित नहीं होता कि परागकण वर्तकाग्र के मंच पर पहुंच जाए, नहीं भी पहुंच सकता। अतः परागहास, पराग के परागकण थे, परागहास से जुड़े तथ्यों की पूर्ति के लिए पादपों को बीजांडों की तुलना में परागकणों का भारी मात्रा में उत्पादन करना पड़ता है। किसका उत्पादन करना पड़ता है? अतः पहले हो जाए तो ये समसूत्री विभाजन करेगा बहन। कौन सा विभाजन करेगा? आप वैसे बच्चों एक चीज ध्यान रखो, कहीं से भी बता सकते हो आप इसको। अगर आपकी मर्जी है यहाँ से बता दो तब भी बिल्कुल सही है, कोई नंबर नहीं काटेगा। और समसूत्री कोश का विभाजन से वही सेल बनेंगी, केवल इनकी क्या बढ़ेगी बेटा? सेलों की संख्या। अगर हम सेल संख्या बढ़ा लेंगे तो लघु बीजाणु यानी परागकण को बढ़ा लेंगे। किसको बढ़ा लेंगे? ठीक है बेटा। अतः बच्चों
इसे आप लघु बीजाणु, इसे आप क्या कहोगे? लघु बीजाणु जन क्या कहेंगे? ऊतक। आप इसे यहां से लिख दो बोर्ड में, बिल्कुल गलत नहीं होगा। लघु बीजाणु ऊतक, या इनसे क्या बनेगा? लघु बीजाणु और परागकण एक ही बात है, यानी पहला नाम क्या है? पहला नाम लघु बीजाणु है, इसके बाद क्या है? परागकण। अभी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा, एक ही क्या है लगभग नाम है, कहाँ अंतर है वो आपको भी दिखाई दे जाएगा। अतः इन कोशिकाओं को आप पराग मात्र सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? हाँ, अतः पोलन मदर्स सेल, पीएमसी भी कह सकते हैं, या लघु बीजाणु जन तक कह सकते हैं। आप यहां से भी उठा करके लिख सकते हैं बोर्ड में, मत लिखो इसको। ये तो आपको उस पॉइंट के लिए बताया गया है कि समसूत्री कोश का बनते और टिश्यू बढ़ावे ही पहले का बढ़ावे बेटा टिश्यू, ताकि परागकण ज़्यादा बन के चलें। इसके बाद ये प्रत्येक ऊतक की सेल कैसी होती है गुड़िया? गुणता में 2n होगी बहन। कैसी होगी? 2n होगी, ध्यान रखो बेटा। प्रत्येक सेल अपनी गुणता में क्या होगी दीदी? 2n होगी। कोई दिक्कत बेटी? इसके बाद ये सब सेल क्या करेंगी? अतः अब यहाँ में ई फर्स्ट, ई कौन सा पॉइंट है? अब यहाँ में कौन सा पॉइंट होगो? पहले फर्स्ट हो, अब यहाँ में कौन सा होगो? इसका मतलब ये समूह बढ़ जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान से बेटा, सेकंड स्थिति आ गई। अब इसमें से आप एक को देखो, सभी ऐसा ही करेंगी। आपको इसमें से 1 सेल देखनी है। क्या देखनी है बेटा? टिश्यू की कितनी सेल देखनी है? 1 सेल। अतः कौन सा विभाजन करेगी? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब मुझे आप प्रत्येक बच्चा ये बताएगा कि समसूत्री कोश का विभाजन में मात्र कोशिका से बनने वाली पुत्री कोशिका की संख्या कितनी होती है? 2। लेकिन अर्धसूत्री कोश का विभाजन में कितनी होगी? 4। अतः प्रत्येक सेल, अतः प्रत्येक 2n सेल, जैसे 2 पे बता देता हूं मैं। अतः अर्धसूत्री कोश का विभाजन करेगी तो बहन जी कितनी बनेंगी जरा बताना? सेल 4 बनेंगी, या होते और संबंधित 4 बनेंगी, और इससे भी कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी बेटा। संबंधित कितने बनेंगी? 4। संख्या बढ़ रही है ना, पराग हाथ से जुड़े तत्व की पूर्ति हो रही है छात्रों। अतः बच्चों 4 कैसी बनेंगी? अगुणित। कैसी बन गई बेटा? अगुणित बन गई। कैसी बन गई? अगुणित। यार जगह ज़्यादा करेगी, सब ही करेंगी, ध्यान रखो। ये भी करेगी, ये भी, सब ऐसा करेंगी। एक को मिटाई देता हूँ, सब ही करेंगी, कुल मिलाकर तो समझ में आ गई ना। अतः अगुणित 4 कोशिकाएं बनेंगी। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? चतुष्क। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेट्राइड। क्या कहते हैं बेटा? लेकिन गुड़िया इधर को देखिए, ये परस्पर एक दूसरे से क्या होगी? जुड़ी होगी। अतः सर कौन जोड़ता है? कैलोज। ये कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों। अतः अब यहाँ में क्या स्थिति है? तीसरी स्थिति जी है गई। अब यहाँ में पूरा ऊतक ई कैसे होगा? अरे यहाँ के अंदर पूरा ऊतक कैसे होगा? समझो। अब यहाँ के अंदर पूरा ऊतक, हर सेल कैसी है गई? हर सेल ने क्या बना दिया बच्चों? टेट्राइड बना दिया। क्या बना दिया? तीसरी स्थिति पर। भाई परिवर्तन तो यहाँ एरोया के अंदर, पढ़ाई तो बाहर रहे हैं हम। अतः हर सेल कैसी होगी? एन। चतुष्क बन गया। क्या बन गया? इसके बाद गुड़िया ये जो कैलोज है, कौन है बेटा? जो कैलोज है ये क्या होगा? गलेगा। ठीक है। अगर नहीं गलता है तो इसे संयुक्त परागकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतः ऐसा आँख के मामले में होता है। खैर कोई बात नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखो खैर आगे, कैलोज इस तक गलने के बाद अब बच्चों चारों की चारों ये अलग हो जाएंगे। चारों की चारों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ध्यान से। अतः बच्चों प्रत्येक चतुष्क खोल करके क्या हो जाएगा? कितनी सेल बना देगा? 4। अब तुम्हारी खोपड़ी में भर ले हो जो मैं बता रहा हूँ भाई, है गे? अतः बच्चों
एन अनियमित केंद्रक, एन अनियमित केंद्रक, एन अनियमित केंद्रक, एन अनियमित केंद्रक। अब देखो बच्चों, ध्यान देना। अब ये चतुष्क से क्या हो गई? अलग हो गई। चतुष्क से क्या हो गई? ये से अलग तो अलग हो गई। अब बच्चों ये टेपिटम स्तर क्या देगा? इसके लिए पोषण देगा। इनके लिए क्या देगा? और पोषण से क्या होती है? वृद्धि। पोषण से क्या होगी? ध्यान से बेटा, अब इस प्रत्येक सेल को क्या प्राप्त होगा? चाहे ई हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सभी के लिए, सभी के लिए क्या देगा? टेपिटम। पालने वाला स्तर है लघु बीजाणु को, याद रखें। कैसा स्तर है? हाँ, इसे पोषु तक भी कह देते हैं हिंदी में टेपिटम को, याद रखो। आपको मैंने हिंदी वर्ड लिख रखा है आगे। अतः गुड़िया जब किसी को पोषण मिलेगा तो वो अपने आकार में क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन एक तो पोषण प्राप्त हो रहा है बहन जी, क्या प्राप्त हो रहा है? ध्यान देना। एक तो क्या हो रहा है, फिर इसके अंदर छोटी छोटी रिक्तकाएं बनेंगी। इसके अंदर छोटी छोटी क्या बनेंगी? अतः रिक्तकाओं का पाया जाना पादप कोशिका का क्या है? लक्षण है। ये छोटी छोटी सभी रिक्तकाएं भी इसके आकार को बढ़ाती हैं। लास्ट में क्या होगा बच्चों कि ये सभी छोटी छोटी रिक्तकाएं मिलकर के एक बड़ी केंद्रीय रिक्तका बना देती हैं। क्या बना देती हैं? बिल्कुल, एक पादप सेल में केंद्रीय रिक्तका पाई जाती है, बड़ी केंद्रीय क्या बना देती हैं? रिक्तकाएं। बच्चों ये सबसे अच्छा फाउंडेशन क्वेश्चन है, इसे रसधानी कहा जाता है। अतः लघु बीजाणु के अंदर मिलने वाली जो केंद्रीय रिक्तका होती है उसे क्या कहते हैं? हम रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुको आराम से बेटा। इसके बाद इसमें जो केंद्रक होता है थोड़ा अनियमित होता है। कैसा होता है? इसके बाद इस टेपिटम स्तर की कोशिकाओं से या तो यूबिस्काय कह लो तो भी सही, या आप स्पोरोपोलोनिन कह दो, मत को यूबिस्काय, केवल स्पोरोपोलोनिन। स्पोरोपोलोनिन निकलता है और इस स्पोरोपोलोनिन के कारण इसके परागकण के ऊपर इसका कौन सा स्तर बनता है? बाह्य स्तर। 1 मिनट। अतः परागकण के ऊपर कौन सा स्तर बनेगा गुड़िया? बाह्य स्तर का निर्माण होगा। अब भाई परागकण गलत कह रहे हैं हम, वैसे आते। अतः बच्चों अब ये बन गया आपका लघु बीजाणु। ये क्या बन गया आपका? ध्यान दो, कितनी कोशिका का है ये? 1 सेल। अतः लघु बीजाणु जो है वो कितनी स्टेज का है बेटा? 1 सेल का है। इसके बाद इस लघु बीजाणु में कौन सा विभाजन होगा? एन में कौन सा हो सकता है? दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा होगा? समसूत्री। कौन सा विभाजन होगा? याद रखा जाए बच्चों, समसूत्री कोश का विभाजन होगा। कौन सा होगा? अतः कभी भी एन का हो जाए तो उसमें समसूत्री विभाजन होकर चलता है बच्चों। इसके बाद क्या होगा बच्चों? प्रत्येक करेगा, ध्यान रखना। ये यू ऐसे बन गो, यू ऐसे बन गो, यू ऐसे बन गो, यू ऐसे बन गो, सब ऐसे ही बन रहे हैं, सब ऐसे बन रहे हैं। अब देखो बहन क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, अतः पहले किसी कोशिका में विभाजन होता है तो मुझे छात्र बताएंगे जब किसी कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है तो पहले विभाजन किसका होगा? केंद्रक का। तो ये जो अनियमित केंद्रक है, कौन सा केंद्रक है? इसमें कौन सा विभाजन होगा बेटा? सूत्री विभाजन होगा। जीव द्रव्य तंतु बनेंगे और कितने केंद्रक बन जाएंगे इसमें? 2। कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2। ध्यान दे, 2 केंद्र की अवस्था हो गई। कितनी अवस्था हुई इसकी? और इसके बाद इसके ऊपर कोश का भित्ति अलग से बन जाएगी। इस वाले केंद्रक के ऊपर, इस वाले केंद्रक के ऊपर कोश का भित्ति कैसे बन जाएगी? अलग से।
अतः एक तर्कु रूपी सेल बनेगी, एक तकुआ जैसी क्या बनेगी, सेल। अतः एक अलग से तर्कु रूपी क्या बन जाएगी, सेल। एक तो ही बन गई, एक सेल तो ही रही, या कोई केंद्रक है और इकाया को चारों तरफ कोश का द्रव्य। ध्यान दे, एक सेल ये रही जो आकार में कैसी है, बड़ी, आकार में कैसी है, बड़ी है, जिसका केंद्रक कैसा है, अनियमित। इस वाली सेल को क्या कहेंगे हम, नहीं गुड़िया, कायिक सेल। इस सेल को क्या कहेंगे हम, कायिक सेल कहेंगे। और जो तर्करूपी सेल है, जो इसके जीव द्रव्य में तैर रही है, जो इसके जीव द्रव्य में क्या कर रही है, इस तर्करूपी सेल को हम कहेंगे जनन सेल। क्या कहेंगे, यहाँ लघु बीजाणु एक कोशिक से कितनी कोशिका का हो गया, कितनी कोशिका का हो गया। अतः परागकण की परिभाषा आ गई। अतः लघु बीजाणु तेरी ही दो कोशिक अवस्था को परागकण कहा जाता है। अतः कोई लघु बीजाणु जब 2 सेल का हो जाता हो, एक जनन सेल और एक कौन सी, कायिक सेल, तभी तुझे क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। तभी क्या कहा जाता है, अतः लघु बीजाणु ही नारी कुंभोद्भिद को बनाने वाली, हालांकि प्रथम सेल भी होगी, लेकिन लघु बीजाणु जैसे ही 2 सेल का होता है तो उन दोनों सेलों का नाम बताइए, क्या है, बड़ी वाली सेल का नाम क्या है, और जो तर्कु रूपी है वो, तर्कु का ही देखें बीच में तो मोटी, किनारंत कैसी, पतली। अतः ये किसके जीव द्रव्य में तैर रही है, अतः ये कायिक सेल हो गई। ये कौन सी हो गई, जनन सेल हो गई। कौन सेल हो गई, एक कायिक सेल और एक, अतः लघु बीजाणु का नाम बदल जाएगा और लघु बीजाणु का नाम क्या कहलाएगा, परागकण। क्या कहलाएगा, ये परागकण का कौन सा स्तर हो गया, बाह्य स्तर। परागकण का कौन सा स्तर हो गया, देखा चलिए उन्हें कब। इसी समय बच्चों क्या होगा कि जैसे 2 कोशिक अवस्था का हो गया और ये अपरिपक्व से क्या हो जाएगा, अब परिपक्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुड़िया, और ये पराग को सूखना चालू कर देगा। पराग कोश क्या करना शुरू कर देगा, यानी जल की क्या हो जाएगी इसमें, हास कमी होगी, सूखेगा पेड़ तो मौत की ओर अग्रसर होगा तो पुष्प आगे। ऐसा होने पर अल्फा सेलोज की जो पट्टिकाएं, इनमें क्या होगा, खिंचाव, क्या होगा, और ओष्ठ सेल खुल जाएंगी। ओष्ठ सेल क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। आपकी जो आपकी ओष्ठ सेल हैं वो क्या हो जाएंगी बच्चों, खुल जाएंगी। आपकी जो मेन ओष्ठ सेल है वो क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। और आपके पराग कोश का क्या हो जाएगा, स्फुटन। कब होगा, जब लघु बीजाणु कितने कोशिका को जागो। अतः बच्चों एनसीईआरटी की परिभाषा क्या है, ये तो लोकल बुक की परिभाषा है कि लघु बीजाणु की एक कोशिक अवस्था को क्या कहा जाता, 2 कोशिक अवस्था को क्या कहा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या परिभाषा देती है कि पराग कोश स्फुटन के समय। अतः इसका मतलब पराग कोश का स्फुटन कब होता है, जब लघु बीजाणु 2 कोशिक अवस्था यानी परागकण रूप में आ जाता है। जब लघु बीजाणु किस रूप में आ जाता है, परागकण रूप में आ जाएगा, तभी उसका क्या होगा। अतः दूसरी परिभाषा क्या है, जब पराग कोश का क्या होगा, स्फुटन। स्फुटन होने समय मुक्त होने वाली रचना को ही क्या कहते हैं हम, परागकण कहेंगे। क्या कहेंगे, परागकण कहेंगे। तो 60% आवृत बीजियों में पराग कोश का जब स्फुटन होता है तो परागकण 2 कोशिक अवस्था वाला होता है। कैसा होता है, जिसकी जीवन अवधि अधिक होती है, जिसकी जीवन अवधि क्या होती है। लेकिन बच्चों बहुत सी प्रजातियों में ये 3 कोशिक अवस्था में जड़ता है। ऐसे परागकणों की जीवन अवधि कम होती है। ऐसे परागकणों की जीवन अवधि कैसी होती है, कम होती है। कोई परेशानी, वो अगला पॉइंट होगा आपका जीवन अवधि से। कैसे बताएंगे सर, आगे देखो बेटा। अब हमें
इसकी संरचना समझनी है। अब हमें परागकण की क्या समझनी है? संरचना समझनी है। ध्यान दो बच्चों, तो परागकण तक आ गए। अब बच्चों पॉइंट है हमारा परागकण। तो एक परागकण क्या होता है इसकी जानकारी लो, फिर आगे चलेंगे बच्चों। कैसे चलेंगे आगे? तो एक परागकण में 2 स्तर होते हैं। एक परागकण में कितने स्तर होते हैं? एक परागकण 2 स्तर वाला होता है। कितने स्तर वाला होगा? 2, बिल्कुल देखत जाइए। एक परागकण 2 स्तरों वाला होगा। ये आपको ध्यान देना है बच्चों, आराम से और बारीकी से समझना है। इसका एक स्तर होगा बाह्य स्तर। पहले वाला स्तर कौन सा होगा? बाह्य स्तर होगा। शाबाश बेटा। और दूसरे वाले स्तर को क्या कहेंगे हम? अंतः स्तर। इस समय अध्यापक ने कौन सा स्तर बनाया हुआ है? नहीं, अंतः स्तर सतत होता है। सतत का मतलब बिना टूटा, लगातार होगो। कैसे होगो? लगातार। अतः पहले मैं जिक्र करता हूं बाह्य स्तर पर। अतः परागकण जो होता है, या लघु बीजाणु कह लो बेटा, अगर बीजाणु कह लो इसको, डिस्टर्बेंस ना हो। अतः बाह्य स्तर जो है इसके दोनों स्तर अपनी जान देते हैं गैमीटो ट्रांसफर के लिए। यानी जो गैमीटो ट्रांसफर होता है, क्या होता है? जो गैमीटो ट्रांसफर होगा उसके लिए दोनों स्तर जान देते हैं। दोनों स्तरों की भूमिका छात्र जान ले। अतः सबसे पहले बनाता हूं मैं बाह्य स्तर। सबसे पहले कौन सा बनाता हूं? देखियो बिल्कुल, सबसे पहले कौन सा बनाएंगे सर? बाह्य स्तर। अतः देखो बच्चों, परागकण का जो बाह्य स्तर होता है, आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ये यूबिस का है। किसका गुड़िया? ये यूबिस का है। या फिर किसका बना होता है? हाँ, यूबिस का है। या फिर किसका बना होता है? स्पोरोपोलोनिन का बना होता है। किसका बना होता है? अतः लोकल बुक किसको बताती हैं? यूबिस का को। आपकी एनसीईआरटी किसको बताती है? जरा थोड़ा ऊपर कर देती है लोकल बुक इसको, लेकिन आपकी बुक में नहीं है यूबिस का से। वैसे बनता यूबिस का से ही है। ये परागकण का कौन सा स्तर है? बाह्य स्तर, जिसे सर काले रंग का दिखा रहे हैं। ये वाला बाह्य स्तर है जहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ। ये परागकण के कौन से हैं? बाह्य स्तर। ध्यान दे, 1 मिनट। परागकण का जो बाह्य स्तर है, दोनों स्तर क्या देते हैं? जान, गैमीटो ट्रांसफर के लिए। देखना क्या आएगी परिभाषा। क्या बोलेंगे सर परिभाषा इसकी? पता नहीं मुझे, मेरे को भी नहीं पता। आगे देख लेंगे, परिणाम वही परिभाषा बना के आपको सुना देंगे। तो देखो बच्चों, क्या स्पोरोपोलोनिन एक जटिल कार्बनिक सामग्री होती है। क्या होती है गुड़िया? एक जटिल कार्बनिक क्या होती है? सामग्री होती है, और इसे क्यूटीन कहते हैं। क्या कहा जाता है? हालांकि आपके में इतना नहीं होगा। अतः स्पोरोपोलोनिन के कारण, ध्यान से सुनना, एक परागकण को जीवाश्म परिरक्षण प्राप्त हो जाता है। जीवाश्म परिरक्षण क्या होता है? प्राप्त होता है। ये एनसीईआरटी कहती है। क्योंकि बच्चों ये अम्ल, क्षार, जैविक घटक या किसी पाचक, कोई भी एंजाइम जो इसको निम्नीकृत नहीं कर सकता। अम्ल में गिरा दो, क्षार में गिरा दो, जैविक कारक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इसके। यहाँ तक कि कोई एंजाइम इसको नहीं गला सकता, निम्नीकृत नहीं कर सकता, इसका लाइसेंस नहीं कर सकता। आ गई बात समझ में? ऐसा करने से परागकण को क्या फायदा है? अतः ये हजारों वर्षों तक परागकण सुरक्षित बना रहता है। लेकिन छात्रों, इस घटना को क्या कहा जाता है? अगर परागण में भाग ले गया तो वो खत्म। किन्हीं कारणों से परागण में भाग नहीं लिया, कहीं जमीन में गिर गया, भटका करके मंच तक नहीं पहुंचा, तो वो हजारों वर्षों तक सुरक्षित बना रहेगा। कैसा रहेगा?
माना कि परागकण 10,000 वर्ष पुराना है, तो बच्चों हमारे जैव वैज्ञानिक को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जो हमारे जैव वैज्ञानिक होते हैं, जो जैव विज्ञानी होते हैं, उनके लिए क्या लाभ मिल जाएगा? आज जो वैज्ञानिक है उसको क्या लाभ मिलेगा कि इसी परागकण को, ध्यान से, इसी 10,000 वर्ष पुराने परागकण को वो पहचान जाएगा और छात्रों वो ये जानकारी हासिल कर लेगा कि आज से 10,000 वर्ष पहले पादप समुदाय जो आज है और उस पादप समुदाय में क्या अंतर था। अतः किसकी जानकारी हो जाएगी कि आज से 10,000 वर्ष पहले इस धरा पर किस प्रकार की पादप प्रजातियां हुआ करती थी। अतः पादप समुदाय की क्या मिलेगी? जानकारी मिलती है। क्या मिलती है छात्रों? जानकारी मिलती है। आगे इसके बाद उस समय कैसा था पर्यावरण? उस समय कैसा था पर्यावरण? ध्यान दे बच्चों, उस समय कैसा रहा है पर्यावरण। अतः स्पोरोपोलिन यहाँ हमें दो लाभ दे रहा है। एक तो क्या जीवाश्म परिरक्षण, दूसरा एक जैव वैज्ञानिक को भी लाभ दे रहा है। क्या लाभ दे रहा है? क्या वो आप बहुत पुराने पादप समुदाय की जानकारी हासिल कर सकते हैं और जैव विकास का ज्ञान अर्जित कर सकता है। और दूसरे नंबर पर उस समय कैसा रहा था पर्यावास और आज का पर्यावास क्या रहा। तो एक बदले वातावरण ने जैव समुदाय में क्या परिवर्तन कर दिया और जीव विज्ञानिक वैसा क्या जिसके द्वारा बदलते वातावरण के अनुरूप हम जैव समुदायों का अध्ययन करते हो। छात्रों, जीव विज्ञान होती है। ये मेरी तरफ से तीसरी परिभाषा, उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन आ गई इसकी। क्या आ गई? इकोलॉजी से आ गई। किससे आ गई? आगे देखो बेटा। इसके बाद देखो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्पोरोपोलिन का जो जमाव होता है ये कॉमन है, जिस पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जो स्पोरोपोलिन का जमाव होता है ये अलग अलग परागकणों पर अलग अलग डिजाइन में होता है। अलग अलग किस्म होता है डिजाइनों में, जिसे क्या नाम देते हैं? अलंकरण। इसे क्या नाम देते हैं? अलंकरण कहते हैं। अतः छात्रों, एक जाति का परागकण दूसरी जाति के परागकण से नहीं मिलता। जैसे हमारे शुक्राणु से पक्षी का शुक्राणु नहीं मिलेगा। अतः जंतुओं में भी एक जीव का जो शुक्राणु होगा ऐसा दूसरे का नहीं होगा। शुक्राणुओं में भी, संरचना में भी क्या होती है? अंतर। तो जितना भी पादप प्रजातियां हैं, अब तक खोजी गई 17 लाख पादप प्रजातियों में हर प्रजाति का परागकण अलग अलग प्रकार का होता है। परागकण तो वही हुए, प्रकार को कैसे गुरुजी? कि उसके ऊपर जो स्पोरोपोलिन का जमाव होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अलंकरण। क्या कहते हैं? वो डिजाइन। क्या चीज? डिजाइन। वो अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग। आगे देखो बच्चों। अतः बच्चों इससे आपको क्या लाभ है? अतः एक परागकण के ऊपर जो स्पोरोपोलिन का जमाव है ये हमें किसी जाति या कुल कि मैं किस कुल का हूँ या मेरी कौन सी जाति है। अतः एक जैव वैज्ञानिक कैसे पता लगा लेता है कि मेरे पास जो परागकण है वो कौन सी जाति या कुल का है? तो इसके ऊपर जो स्पोरोपोलिन का जमाव है, किसका जमाव है? वो अलग अलग डिजाइनों वाला होता है। हर जाति का स्पोरोपोलिन का जमाव कैसा है? अलग। दूसरी जाति का अलग, तीसरी का अलग। अतः छात्रों, परागकण के ऊपर जो स्पोरोपोलिन का जमाव है वो जातीय विशिष्टता या किसी कुल का अभिलक्षण होता है। जाति विशिष्टता का गुण है। किसका गुण है? आगे देखो बच्चों। अब एक जैव वैज्ञानिक को कैसे पता पड़ेगा कि ये परागकण द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है? ये भी तो एक समस्या हो गई।
ये भी तो एक समस्या हो गई। पादप प्रजातियां द्विबीजपत्री भी हैं, पुष्पी, और कैसी हैं? अतः छात्रों, द्विबीजपत्री जो परागकण होते हैं वो ट्राइकोप्लेट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्राइकोप्लेट होते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। ट्राई का मतलब 3, इसमें 3 छिद्र होंगे। कितने द्वारक होंगे इसमें? हिंदी में 3। इसमें कितने द्वारक होंगे? 3 होंगे। अगर एक परागकण की पहचान की जाए कि ये द्विबीजपत्री का, एक बीजपत्री का, तो बच्चों स्पोरोपोलन का स्थूलन यानी जमाव कितने स्थानों पर नहीं होता? 3 पर। 1 2 3। अतः ऐसे परागकण जिन पर स्थूलन कैसे होगा? 3 स्थानों पर नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? ट्राइकोप्लेट कहते हैं। जो द्विबीजपत्री होने का क्या देता है? प्रमाण देता है। द्विबीजपत्री होने का क्या देता है? प्रमाण। लेकिन सर एक बीजपत्री परागकण की क्या पहचान है? तो जो एक बीजपत्री परागकण होता है, क्या होता है गुड़िया? जो एक बीजपत्री परागकण होता है, जरा देखिए, ये स्पोरोपोलन है उसके ऊपर, ये इसके ऊपर क्या जमा दी सर ने? जमा दी, ये जमा दी। अतः इसमें द्वारक कितना होता है? 1 होता है। इसके चारों तरफ ही क्या पाई जाएगी? स्पोरोपोलन। केवल एक जगह पर नहीं होगी। अतः छिद्र कितना होगा? 1। अतः इसे क्या बोलूं? मोनोकोप्लेट। क्या बोलूं? मोनोकोप्लेट होते हैं। और इसी द्वारक को जनन छिद्र कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जनन छिद्र कहा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, परागकण के दोनों स्तर क्या देते हैं परागणी क्रिया में? जान। अतः वे परागकण जो किट परागित होते हैं उनकी बाह्य स्तर पर, इधर को देखिए, एक तैलीय परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक तैलीय परत पाई जाती है, जिन्हें कीड़ा उठाएगा या जो कीड़े से चिपकेंगे। अतः उस तैलीय परत को क्या कहते हैं हम? पॉलिन किट कहते हैं। क्या कहते हैं? अतः पॉलिन किट के 3 काम हैं। एक तो बच्चों ये कीटों की सतह से या पैरों से चिपक सकता है। एक परागकण क्या हो सकता है? परागकण का बाह्य स्तर क्या हो सकता है? कीट के पैरों से चिपक जाता है, जिसके कारण परागकण का स्थानांतरण कौन करा देता है? कीट करा देगा। कौन करा देगा? कीट। नंबर 2 कि बच्चों सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणें इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर जीनोम होगा जो संतति पैदा करेगा। नर युग्मक बनेंगे इसके अंदर जनन कोशिका से। अतः बच्चों क्या होगा? अतः पराबैंगनी विकिरण अंदर नहीं जाएंगे। अतः परागकण में त्रुटि नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती छात्रों? त्रुटि नहीं हो सकती डीएनए में। नंबर 3 पॉलिन किट अतः पराबैंगनी विकिरण से बचाएगा। किससे बचाएगा? पराबैंगनी विकिरणों से बचाएगा इसको। किससे बचाएगा? अतः डीएनए त्रुटि नहीं होगी। डीएनए की क्या नहीं होगी? त्रुटि नहीं होगी। जिससे आगे पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6 में। आगे इसके बाद किसी पराग कण का रंग, गंध, महक भी पॉलिन किट सुनिश्चित करता है। कौन सुनिश्चित करता है? अतः छात्रों वे परागकण जिनका स्थानांतरण वायु के झोंकों के साथ होता हो। किसके साथ होता हो? वायु के झोंकों के साथ होता हो, यानी वायु परागण, उनकी सतह पर पॉलिन किट नहीं पाया जाता। ये भी याद रखेंगे आप। अतः छात्रों इसको क्या कहूं मैं? जनन छिद्र। इसको क्या कहूं मैं? अतः परागकण का बाह्य स्तर क्लियर हुआ, सारी जानकारी दी अध्यापक ने। इसके बाद परागकण का कौन सा स्तर? अंत स्तर। ये परागकण का कौन सा स्तर है? जो बिना टूटा हुआ है। अतः ऐसे स्तर को क्या कहते हैं बच्चों हम? सतत, जिस पर पेन लगातार चला। इस पर अध्यापक को दिक्कत आई, ये असतत था।
लेकिन जहाँ जमाव नहीं है वही क्षेत्र क्या है? जनन क्षेत्र है। यहाँ से कौन निकलेगी पता है आपको? शाबाश बेटा। आगे देखिए, इसके बाद ध्यान से, अतः जहाँ जनन छिद्र वहीं से पराग नलिका कौन निकलेगी? या पेनिस निकलेगा। क्या निकलेगा? जो गैमीटो ट्रांसफर कराएगा। क्या कराएगा? गैमीटो। क्योंकि अनुकूली रचना पेनिस होती है, आंतरिक निषेचन की निर्धारक होती है, लेकिन पादपों में उसी पेनिस को हम क्या कह देते हैं? परागनलिका। यस, इसलिए क्या था? जनन क्षेत्र था। क्या था? जनन क्षेत्र था। नेक्स्ट चले छात्र आगे, कि जो स्तर सतत होता है ये पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। जैसे पादप की कोशिका भित्ति पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है ना, उसी का बना होता है। सामूहिक रूप से क्या कह सकते हैं आप इसको? पैक्टोसेलुलोज। क्या कह सकते हैं? या तो ऐसे लिख दो, पैक्टिन और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? या गुड़िया ऐसे लिख सकते हैं, पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? आगे देखो, अतः बच्चों ये कौन सी कोशिका है? जवाब दो सर के लिए। और ये अनियमित केंद्रक वाली, ये क्या होगा इसमें? रिक्त का। और यही है आपका परागकण। ये क्या है? परागकण। जैसे ये वर्तिका के मंच पर पहुंचेगा, लेकिन सुयोग होना चाहिए, अतः एक सुयोग परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र के मंच पर पहुंचेगा तो आने वाले मेहमान की सेवा होती है। उसे चाय पिलाई जाती है, बिस्कुट खिलाए जाते हैं। अतः वर्तिकाग्र के मंच पर जैसे ही क्या होगा? ये अवतरित होगा। जैसे एक परागकण वर्तिकाग्र के मंच पर क्या होगा? लेकिन ये सुयोग्य है। कैसा है? उसी जाति का, उसी जाति की वर्तिका पर उतरा है। अगर टमाटर का बैंगन पर उतर गया तो अयोग्य है, उसको चाय पानी नहीं मिलेगी। ध्यान दो बच्चों, ऐसे में होता क्या है? पूरी जानकारी तो नहीं, हल्की सी जानकारी दूंगा और आपकी समझ में आएगा। अतः अगुणित लघु बीजाणु ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम शैल होगी। अतः अवसर लघु बीजाणु परागकण और नर युग्मकोद्भिद पर कदम बढ़ा रहे हैं। तो वर्तिकाग्र पर आ गई, कहाँ गो? अगर ये सुयोग्य है, कैसा है? तो बच्चों बोरोन, ग्लूकोज, शर्करा आदि इसको अवशोषित कराएगी। कौन? वर्तिका। नाश्ता मिलेगा ससुराल में। ससुराल में क्या मिलेगा तुझे? नाश्ता मिलेगा। अतः बच्चों इसके अंदर अंतःपराशरण होगा। परागकण के अंदर कौन सा पराशरण होगा? परागकण के अंदर अंत। ऐसा होने पर अंत स्तर क्या करेगो? फूलेगो। क्या करेगो? और अंत स्तर ऐसे निकल आवेगो। ई निकल आवेगो। कैसे निकली हो? कैसे बढ़े हो? किसने बढ़ाया इसको? वर्तिकाग्र ने क्या दिया इसको? जल और खनिज पोषण उपलब्ध कराए। अतः बच्चों इसी जनन छिद्र में से क्या निकली? पराग नलिका। क्या निकली? और लगातार इसको दावत खिलाई जाएगी मेहमान को। बार बार मेहमानों क्या खिलाई जाएगी? दावत। लियो साहब चाय पियो, के जूस पियो, के ठंडा ही पियो। आगे इसके बाद देखो, जो कायक केंद्रक है, कौन है? ये वाला, ये इसके आगे चलेगा। कहाँ चल रहा है? क्योंकि बच्चों यही वो काम कर रहा है कि दुल्हन कहाँ है, यानी अंडकोश का कहाँ है। उधर की तरफ इस परागन नलिका का क्या करवा रहा है? गमन। अतः वर्तिका में गमन करवा रहा है। किस में गमन करा रहा है? दिशा निर्देशित कौन दे रहा है?
काय केंद्रक, हालांकि इसमें खाद्य से भरपूर भी होता है। इसके बाद इसमें कौन उतर जाएगी, इसके बाद इसमें जनन सेल उतर जाएगी, ये रही। और ये जनन सेल अब यहाँ कौन सा विभाजन करेगी, समसूत्री। और बच्चों अचल, कोई फ्लैजिला नहीं लगा रहा हूं, और अचल 2 नर युग्मक बन जाएंगे। 2 क्या बन गए, नर युग्मक बन गए। अतः बच्चों अंकुरित परागकण, जिसमें क्या हो, पराग नलिका, क्या हो, और क्या हो, नर युग्मक, उसे क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद। तो डर्रा डरुआ और डरोली, डर्रा डरुआ और, अतः लघु बीजाणु, कौन, लघु बीजाणु और परागकण, और बच्चों नर युग्मकोद्भिद। एक ही व्यक्ति के 3 क्या है, नाम है। एक ही व्यक्ति के 3 क्या है, नाम है। लेकिन या वो फ्लैश